नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे स्ट्रैटेजी द रिटेल पर्सपेक्टिव में। कल हमने स्टडी किया था कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। बेसिकली स्ट्रैटेजीज किसको कहा जाता है और कैसे फॉर्मुलेट की जाती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है स्ट्रैटेजीज। नाउ आज हम रिटेल पर्सपेक्टिव में स्ट्रैटेजीज को स्टडी करेंगे। बेसिकली अगर हम एक स्ट्रैटेजी की बात करें कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है, प्लान है या मेथड है ना, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। नाउ विल डिस्कस कि रिटेल में स्ट्रैटेजी क्या चीज़ है। अगर रिटेल स्ट्रैटेजी की बात करें, ये क्या है, एक क्लियर और डेफिनेट प्लान है किसका, रिटेलर का आउटलाइन का, कि उसको मार्केट को कैसे टैप करना है एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर के साथ कैसे बनाने हैं। नाउ रिटेल स्ट्रैटेजी बेसिकली जिन एरियाज पे फोकस करती है प्राइमरली, वो 4 एरियाज हैं। वो 4 एरियाज हैं आपके स्टोर लोकेशन, मर्चेंडाइजिंग, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग। अगर हम बात करें सबसे पहले स्टोर लोकेशंस की, तो स्टोर लोकेशंस अगर आपने डिस्काउंट मेथड पे ही सारा वर्क करना है, डिस्काउंटिंग स्टोर चलाना है, तो हमें प्राइम लोकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपकी स्ट्रैटेजीज कुछ और हैं, अगर डिस्काउंटिंग पे नहीं चलेगा या किसी और प्लान पे नहीं चलना है, तो हमें प्राइम लोकेशंस की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मार्केट में जो है ट्रैफिक रहता है। हमें ये सोच समझ के काम करना पड़ता है कि हम किस चैनल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आएंगे। नाउ सेकेंड फैक्टर जो है वो है रिटेल स्ट्रैटेजी जो इफेक्ट करता है, दैट इज मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग बेसिकली क्या है, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, रिसीविंग ऑफ द प्रोडक्ट, देन डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट एंड एटसेट्रा, एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इवन। एंड उसके अलावा स्टॉक में कहाँ कैसे स्टॉक करना है मर्चेंडाइज को, कैसे उसका रख रखाव करना है, कैसे डिस्प्ले के लिए लेकर आना है, कब ऑर्डर करना है, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। मर्चेंडाइजिंग भी इफ़ेक्ट करती है, मर्चेंडाइजिंग की कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा सीजनल प्रोडक्ट है, कौन सा जो है जो ख़राब हो जाएगा, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा मर्चेंडाइजिंग जो है वो प्राइमरी एस्पेक्ट है किसी रिटेल की स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में। नाउ थर्ड प्लेस पे हमारे पास आती है प्राइसिंग। ये कहीं ना कहीं रिटेलर के बिजनेस मॉडल को फिर अगेन इफेक्ट करता है। या तो आपको कई बार क्या है, जो प्रोडक्ट को है लो प्राइस पे लेकर आना पड़ता है, तो उस केस में हमें प्राइस लीडर बोल देते हैं, प्राइस लीडर बन के काम करना पड़ता है, या हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ता है। सिंस आपके रिटेल आउटलेट को कोई भी नहीं जानता है, तो दैट इज़ द रीज़न कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं। कब हमें सेल्स करनी है, कब हमने किस तरह का सेल्स पर्सन रखने हैं, ये सारे जो हैं स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमारी प्राइसिंग में आती हैं। देन हमारा जो फोर्थ फैक्टर्स आता है जिसके ऊपर हमारी रिटेल की स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है, दैट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, बेसिकली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, then communication, then promotions, sales staff, level of customer services, ठीक है, और उसका कैसा शॉपिंग एक्सपीरियंस है एंड कंज्यूमर का हमारे स्टोर के साथ। ये 4 जो फैक्टर्स हैं, 4 मेन फैक्टर्स जो हैं वो रिटेल की स्ट्रैटेजी को इफेक्ट करते हैं। नाउ जो एक रिटेल स्ट्रैटेजीज में जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं फॉर द डेवलपिंग ए रिटेल स्ट्रैटेजीज, वो डिफरेंट स्टेप जो हैं, 7 स्टेप हैं। सबसे पहले है, जैसे आप देख भी रहे हैं फिगर में, एस्टैब्लिश मिशन, then analyze situation, then third one is identifying option, fourth is set objectives, fifth is obtain and allocate resources, then develop implementation plan, and then monitor progress and control। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग द मिशन और पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट स्टेप से। रिटेल स्ट्रैटेजी में जो भी मिशन है, मिशन स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है ना, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लॉन्ग टर्म किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस है उसको इंडिकेट करती है।
ठीक है? सो बेसिकली जो मिशन स्टेटमेंट है वो हाइलाइट करती है प्रोडक्ट और सर्विस कौन-कौन सी ऑफर्ड होंगी, देन कैसे कस्टमर को सर्व किया जाएगा, ज्योग्राफिकल एरियाज़ दैट द ऑर्गेनाइजेशन चूज़ टू ऑपरेट ये रहता है उसमें, और जो कंप्लीट मार्केट में जो फर्म है वो किस मैनर में काम करेगी। तो ये मिशन स्टेटमेंट में होती हैं ये चीज़ें। नाउ देन द एनालाइज़ सिचुएशन या सिचुएशन एनालिसिस, व्हिच इज़ अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस सो ये कंडक्ट ए सिचुएशन एनालिसिस या एनालाइज़ सिचुएशन किस तरह से कर सकते हैं सिचुएशन एनालिसिस। अगर हम सिचुएशन एनालिसिस की बात करें, तो सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं इसमें पेस्ट एनालिसिस, स्पॉट एनालिसिस और बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है? सो पेस्ट एनालिसिस की बात करेंगे। पेस्ट एनालिसिस में हमारे पास 4 फैक्टर्स आते हैं, PEST पेस्ट। सो पेस्ट में क्या चीज़ें आती हैं? पेस्ट एनालिसिस में हमारे पास P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजिकल। सो पेस्ट एनालिसिस, तो पॉलिटिकल जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रिटेल सेक्टर्स को वो हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कैसी गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं टुवर्ड इन्वेस्टमेंट, लेबर लॉज कैसे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन रिस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन ऑन एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स इन द मार्केट। इकोनॉमिक फैक्टर में रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉनेटरी पॉलिसी, लेवल ऑफ टैक्सेशन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। सिचुएशन सोशल एनालिसिस में हमारे पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एज प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन आती है। टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं उसमें आते हैं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूसेज इन सेक्टर, पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट एंड पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। नाउ माइकल ने इंडस्ट्री को एनालिसिस, जैसे दूसरी इंडस्ट्री को एनालाइज किया जाता है वैसे ही माइकल पोर्टर ने 5 फोर्स मॉडल दिया था। वो 5 फोर्स मॉडल जो हैं वो हैं एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स एंड रिवाइलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स। ये 5 फोर्सेस हैं जो कि इफेक्ट करते हैं रिटेल इंडस्ट्री को भी। सो एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स का मतलब है कि जब कोई कॉम्पिटिटर आपका सेम प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आ जाता है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर आप जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रही हैं उसका कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ जाए तो उसका क्या इफेक्ट हो जाता है आपके प्रोडक्ट सेलिंग पे। देन बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, ठीक है, पोजीशन, इसमें क्या डिस्कस किया जाता है कि जो बायर है उसकी पोजीशन कैसी है ना, और वो बायर के साथ आप जो है कैसे मिलकर अपने प्रोडक्ट को सुधारने के लिए काम कर सकते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, तो जो पोजीशन है सप्लायर की, जो सप्लायर एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना, वो बहुत सारे हैं सेम प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्ट करते हैं या लिमिटेड सप्लायर्स हैं। रिवैलरी अमंग द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं सेम प्रोडक्ट के साथ उनकी आपस में कितने लेवल का कंपटीशन है, या टफ कंपटीशंस दे रही हैं, कम दे रही हैं, या आपकी मोनोपोली है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं 5 फोर्स मॉडल भी बोला जाता है, माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल, ये इफेक्ट करता है। देन स्पोर्ट एनालिसिस के बारे में हमने यस्टरडे पार्ट 1 में भी स्टडी किया था। अगर मैं बात करूं एक रिटेल स्ट्रैटेजी की, तो हमारे पास जो है वो जो थर्ड है वो है आइडेंटिफाइंग ऑप्शन स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव, है ना। सो फॉर फर्दर जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।